हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम पार्ट सेकंड में जो हम देख रहे थे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर, उसके पास सेकंड में कंटिन्यू करेंगे कि क्या होती है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो एक जनरल सी डेफिनेशन समझने आपसे अगर पूछा जाए कि डिस्क्राइब द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, तो आप लिख सकते हैं द फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड ऑब्जेक्ट। ऐसी फोर्सेस मतलब जिसमें आपका इंटरेक्शन ज़रूरी हो, मतलब फोर्स लगाने के लिए आपका उसको टच करना ज़रूरी हो, मतलब आप उसके क्लोज कांटेक्ट में आएंगे तभी क्या होगा, आप और उस ऑब्जेक्ट के अंदर इंटरेक्शन होगा, मतलब या तो आप उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे। ऐसी टाइप की फोर्सेस जिनमें क्या करते हैं, आप फोर्स लगाते हैं लेकिन उसके लिए कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है, इस टाइप की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये डेफिनेशन आप एज इट इज कॉपी कर सकते हैं एग्जाम में अगर कहीं पूछा जाए। तो फिर आते हैं हम मस्कुलर फोर्सेस पे। तो हम टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस देखेंगे, क्या क्या कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, क्या क्या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो पहली फोर्स हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप में आती है जिसका नाम है मस्कुलर फोर्स। तो हम इसको देखेंगे। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। ये आपसे सवाल पूछा गया, आपको बताना है नहीं उठा सकते आप ना बुक को और ना पुश कर सकते हो बिना टच किए। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या आप एक बकेट ऑफ वाटर को उठा सकते हो बिना पकड़े, है ना, ये भी नहीं कर सकते आप। जब ये भी नहीं कर सकते तो फिर हम आगे चलते हैं और क्या एग्जाम्पल दिए हैं। The contact may also able with the help of stick और piece of rope। तो आप इन कॉन्टैक्ट, जब आपको फोर्स लगाना है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप कॉन्टैक्ट मेंटेन करने के लिए आप किसी रॉड को लगा लो, है ना। आपने अगर स्नूकर खेला हो तो आप एक रॉड से बॉल को मारते हो, है ना, स्टिक से बॉल को पुश करते हो पॉइंट क्रिएट करने के लिए। वैसे ही आप किसी चीज़, आपकी गाड़ी बंद हो गई है, पेट्रोल खत्म हो गया, तो आपने देखा होगा कुछ लोग रोप से, रस्सी से बांधकर उसको खींच के ले जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट वो भी एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसमें क्या कर रहे हो आप, बांध के फोर्स लगा रहे हो या अटैच करके फोर्स लगा रहे हो। तो और आते हैं बहुत सारी फोर्सेस के एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं जो किसको शो कर रहे हैं, जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस को शो कर रहे हैं। लेकिन किस टाइप की कॉन्टैक्ट फोर्सेस है स्टूडेंट, ये मस्कुलर कॉन्टैक्ट फोर्स को शो कर रहे हैं। मस्कुलर कॉन्टैक्ट फोर्स वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगी जिसमें आपका मसल पावर लगेगा। मसल पावर समझते हैं, ताकत लगेगी। ताकत मतलब आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स इन्वॉल्व होंगे उसमें, आपके शोल्डर, आपका पंच, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, मसल पावर में आती है, जिसमें आपकी मसल्स काम करती हैं ना। मसल्स मतलब बॉडी के वो स्मूथ स्ट्रक्चर्स जो आपकी बोन से अटैच्ड हों। The force is caused by the action of muscle in our body. The force resulting due to action of muscle is known as muscular force. जो आपकी मसल्स की वजह से जो फोर्स जनरेट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं, muscular force. It is the muscular force that enables us to perform activities like involving movement of or bending our bodies. In class 7th you have learned that it is the process of digestion. The food get pushed through the alimentary canal. Could it be a muscular force that does it? You know that lungs expand and contract while we inhale and exhale the air. Where अब हमारी बॉडी में जितने भी टाइप के मूवमेंट होते हैं, जैसे हमने देखा होगा हमारे डाइजेशन के अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, मतलब जब हम किसी भी खाने को खाते हैं, फूड को क्या करते हैं, फूड को हम अंदर की तरफ ले जाते हैं, मतलब आप जिसको बोलते हैं निगल लेना या स्वैलो कर लेना। तो क्या होता है, फूड जो होता है हमारे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से आगे बढ़ता है। तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टूडेंट्स किसकी वजह से होता है, ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, सॉरी, इसमें फूड जो पुश होता है ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, ये किसकी वजह से होता है, मसल की फोर्सेस की वजह से होता है। मसल की फोर्सेस की वजह से आपके लंग्स ऊपर नीचे मूव करते हैं, तो आप सांस लेते हो, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, मस्कुलर फोर्स की वजह से हो रहा है। हमारी बॉडी में बहुत जगह मस्कुलर फोर्स लग रही है जो हमारे बहुत से काम कर रही है ना। Animal also use muscular force to carry out their physical activities and other tasks. हम कई जगह हम एनिमल्स की मसल पावर का इस्तेमाल करते हैं। एनिमल की मसल पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं अपना सामान उठाने में, तो एनिमल्स की मसल पावर यूज़ होती है। जैसे हम हॉर्सेस को यूज़ करते हैं, डोंकीज को यूज़ करते हैं, कैमल को यूज़ करते हैं ना। ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं उनमें हम अपनी मसल पावर कम और एनिमल की मसल पावर ज़्यादा यूज़ कराते हैं। तो आप ये देखें, ये आपने तो देखा होगा, ये कौन सी गाड़ी है, ऐसी गाड़ी है जो आगे से भगवान ने बनाई और पीछे से इंसान ने बनाई। तो ये वही गाड़ी है जिसमें क्या, जिसको आप बोलते हैं बुलॉक या बुल कार्ट। इसमें क्या कर रहे हैं आप, इसमें एनिमल की मसल पावर यूज कर रहे हैं ताकि आप अपना काम करा सकें। ये भी एक टाइप की कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, क्योंकि ये जो बीम इनके ऊपर रखा रहता है बुल्स के ऊपर, वो किससे अटैच होता है, कार्ड से अटैच होता है, तो कॉन्टैक्ट मेंटेन है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस होती है, हमने देखा था पहले ही बच्चों, जिनके बीच में कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। तो हमने यहां तक देखी मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस ये भी हो सकती है स्टूडेंट, मस्कुलर फोर्सेस में आप खुद अपनी मसल की पावर लगाओ या क्या करो, दूसरे एनिमल की या दूसरे की मसल पावर लगवाओ। द सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। अब देखें, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और मस्कुलर फोर्स ऐसी फोर्स है जब ही अप्लाई कर सकते हैं जब आपका उस बॉडी पे कांटेक्ट होना जरूरी है। तो मसल फोर्स किस टाइप की फोर्स है, मसल जो है वो किस टाइप की फोर्स है, वो एक ऐसे टाइप की फोर्स है स्टूडेंट्स जिसमें कांटेक्ट होना जरूरी है। तो मस्कुलर फोर्स जो है वो भी एक तरह की क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। अब आगे चलते हैं, फ्रिक्शन, ये दूसरी टाइप की कांटेक्ट फोर्स है। हमने देखा था कि बॉल जो चल रही है, रोल कर रही है, हम एक बॉल को फेंकते हैं, वो स्पीड से चलती है, फिर उसकी स्पीड स्लो होती है और फाइनली क्या हो जाता है, वो रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, अगर आप अपने साइंस टीचर से पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो वो कहेंगे बेटा इसमें फ्रिक्शन लग रहा है। नो फोर्स अपीयरिंग टू बी एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट बट द येट स्पीड इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। व्हाट कॉज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, could some force be acting on them? Can you guess the direction of the force? Which force is acting in each? The force responsible for the changing of the state of motion in
all these example is the friction. It is the force of friction between the two surface of the ball and ground moving come to a rest. The friction between the water and the boat bring it wants to stop rowing. The force of friction act on all moving object and in opposite direction. है ना? तो हम ये समझ लेते हैं क्या है ये। अब आते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे। ये तो पूरा स्टेटमेंट है। अब हम अपनी लैंग्वेज में ये समझें कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मतलब इस तरफ चल रहा है, तो उसके पीछे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, मतलब उसके सरफेस पे नीचे जहां पर वो रखा है उसी पोर्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। ये फोर्स हर मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करती है, रोक देती है। हर मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या करती है, रोक देती है। मतलब जितनी भी चलती हुई बॉडी है, किसी बॉल में हम लात मार देते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो रुक जाती है। और किसी और चीज़ को देखें, जैसे हमने किक किया है किसी बॉल को, तो थोड़े टाइम बाद में रुक जाएगी। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो बहुत टाइम बाद साइकिल की पैडलिंग रोकोगे, तो साइकिल की पैडलिंग रोकने के बाद क्या होगा, साइकिल स्टॉप कर जाएगी। या आप बोट चला रहे हो और चप्पू चलाना बंद कर दो, मतलब चप्पू बोलते हैं ना, रोइंग करना बंद कर दो, तो बोट रुक जाएगी। ये सारे फिनोमेना इसलिए रुक जाते हैं, इसलिए सारी बॉडी हमारे फोर्स बंद करने पर रुक जाती हैं, क्योंकि उनके पीछे एक फोर्स लगती है, जिस फोर्स को आप बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, हर मूविंग ऑब्जेक्ट को क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहां लगती है स्टूडेंट, ये ध्यान में रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स कहां लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में कोई भी बॉडी जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। अब आते हैं हम कौन सी फोर्सेस पे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस पे। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस होती हैं जिसमें क्या करते हैं, आपका कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है। मतलब जब भी फोर्स लगाते हैं आप अगर फोर्स लगा रहे हो तो आपका और उस बॉडी का जिस पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट होना जरूरी नहीं है। मतलब आपका उसको टच करना जरूरी नहीं है। इस टाइप की फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट क्या है, इसका पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ये है कि ये मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, आपने अभी बचपन में 2 मैग्नेट खरीदी होंगी, कभी आप फन फेयर में गए हो या किसी शॉप पे, तो मैग्नेट्स आपस में दोनों मैग्नेट को बहुत ज़्यादा करीब लाओ तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेती हैं। लेकिन अगर डिफरेंट सेम पोल होते हैं, सेम पोल मतलब नॉर्थ पोल के पास आता है तो वो दोनों रिपल करती हैं, और साउथ पोल नॉर्थ पोल के पास आता है तो वो दोनों अट्रैक्ट करती हैं। ऐसा आपने देखा होगा और ऐसी मैग्नेट भी देखी होंगे स्टूडेंट्स। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये क्या करा है हमने क्या करा है, यहाँ डिफरेंट पोल रखें, एक नॉर्थ पोल ले लिया और एक साउथ पोल ले लिया है। एक मैग्नेट को किसके ऊपर रख दिया है, एक मैग्नेट को पेंसिल्स के ऊपर रख दिया है ताकि उस पर फ्रिक्शन कम लगे, है ना। अब जब हम डिफरेंट पोल्स को लेके आते हैं, मतलब एक नॉर्थ को लेके आते हैं, दूसरा साउथ को लेके आते हैं, तो ये दोनों क्या आते हैं, करीब आते हैं, इनकी दूरियां कम होती है ना। दूरियां कम हो जाती हैं तो फिर क्या होता है, आपको पता है, ये अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता है तो ये दोनों मैग्नेट आपस में करीब आती हैं। फिर आते हैं हम यहाँ, देखें यहाँ क्या है, यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर भी साउथ पोल है। अगर ये साउथ पोल है स्टूडेंट, तो जब सेम पोल होते हैं तो हमने देखा था मैग्नेट में क्या होता है, रिपल्शन होता है। मतलब ये दूर जाएगा और ये भी दूर जाएगा। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये गाड़ी आगे चलने लगेगी, और यहाँ क्या हो रहा था, अट्रैक्शन की वजह से ये जो गाड़ी हमने बच्चों वाली खेलने की बनाई थी वो आपकी तरफ आने लगती मैग्नेट्स। अब समझ में आया कि फिनोमेना क्या है, जब डिफरेंट टाइप के पोल्स लोगे तो अट्रैक्शन होगा, और सेम टाइप के पोल्स लोगे तो रिपल्शन होगा, बॉडी एक दूसरे से दूर भागेंगी। तो हमने बहुत बचपन में करा है, ये ध्यान में ले। अब इट्स ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट। अब ये देखेंगे जब सेम तरह के पोल होंगे स्टूडेंट्स, तो मैग्नेट क्या होंगे, एक दूसरे को अप्रोच करेंगे और कम क्लोजर आएंगे। इट मींस द सेम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द टू मैग्नेट। मतलब सेम फोर्स जो होगा दो मैग्नेट्स के बीच में लगेगा। द पोल्स ऑफ टू मैग्नेट रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू पोल्स आल्सो सीन फ्रॉम द पुश एंड अनदर इज द पुल। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो, अट्रैक्शन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन में आप बॉडी को पुल कर रहे हो, है ना, और रिपल्शन में बॉडी को क्या कर रहे हो, पुश कर रहे हो, ये भी कह सकते हो। हाँ, ये कुछ एग्जांपल दिए। ये जो सवाल होते हैं ना एनसीईआरटी के, ये सवाल आपके दिमाग को थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं। एनसीईआरटी एक अच्छी बुक है, सही कह रहा हूँ ना मैं, अच्छी बुक है। हाँ, तो इससे आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है समझने के लिए। अब आगे चलते हैं हम। ब्रिंग द मैग्नेट इन कॉन्टैक्ट फॉर द ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम। अब मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। हाँ, जरूरी नहीं है मैं तुम्हारा काम करूँ इसके लिए कि मैं तुम्हें टच करूँ, ना, टच करेंगे तो मसला हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, आप ऐसे फोर्सेस जो विदाउट कांटेक्ट लगा सकते हैं, जिनको आप क्या बोलते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, उसमें क्या आता है, जिसमें आपको कांटेक्ट की जरूरत ना हो, उसमें से एक टाइप है मैग्नेटिक फोर्स। तो अब नेक्स्ट तरह का टाइप पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में एक एग्जांपल दिया 11.7, मतलब कुछ नहीं। इस एग्जांपल की जगह ये समझे कि ये जो एक रॉड है, दो प्लास्टिक के आपने पाइप लिए हैं ना, प्लास्टिक के पाइप बोले तो, अरे वो पाइप जो आप फ्रूटी में इस्तेमाल करते हैं, है ना, एक को आपने क्या कर दिया, टेबल से बांध दिया है तागे से, और दूसरे पाइप को क्या लिया, चार्ज किया। चार्ज कैसे किया है, रबिंग से, मतलब रब कर लिया आपने पेपर से। कुछ नहीं करें आप, एक पाइप को तागे से ऊपर थ्रेड से टाई कर दें टेबल के एक कॉर्नर से, दूसरा पाइप जो है उसको आप पेपर में बहुत देर तक रब करें। रब करने के बाद आप क्या करेंगे, आप जब इस थ्रेड वाले बंधे हुए किसके करीब लाएंगे, थ्रेड वाले बंधे हुए पाइप के करीब लाएंगे, तो ये जो थोड़ी दूर रखेंगे, थोड़ा क्लोज लेके जाएंगे और बिल्कुल टच नहीं करेंगे, तो ये जो पाइप है ये इसकी तरफ आएगा, अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इस पे जो चार्जेस आपकी रबिंग की वजह से इसके ऊपर चार्ज डेवलप कर गए और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो जब चार्ज डेवलप कर गए हैं स्टूडेंट, तो एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को या चार्ज बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। मतलब अब अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर आपकी रबिंग की वजह से चार्ज आ गए हैं और इसके ऊपर चार्ज नहीं है।
चार्ज नहीं है तो एक चार्ज बॉडी दूसरी बॉडी को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब ऐसी चीज़ समझो आप मेरी ध्यान से, आपको मान लो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल समझ में नहीं आया, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मेरे घर में तागा नहीं था तो मैं टेबल से नहीं बांध पाया, या मुझे फ्रूटी के पाइप नहीं मिले क्योंकि मुझे फ्रूटी पसंद नहीं है और मैं डस्टबिन में से उठा नहीं सकता था किसी के फ्रूटी के पाइप। तो आप ये कर सकते हैं कि आपने क्या करा होगा, क्लास में आपने अपने साइड वाला जो अच्छा पढ़ने में वीक है, उसको जल्दी समझ में नहीं आता, जिसकी ट्यूबलाइट देर में जलती है, आप क्या करते हो, आप अपनी स्केल लेते हो, स्केल को बहुत देर तक किसमें खींचते हो, अपने हेयर्स में, हेड पर, और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े रख के आप अपनी स्केल को क्या लाते हो, पेपर के करीब लाते हो। जब पेपर के करीब लाते हो तो आप देखते हो अचानक से पेपर उठ के स्केल से चिपक जाता है, और आप साइड वाले से कहते हो, देखा मैं चाचा की दर से सीख के आऊँ, चाचा ने सिखाया मुझे ये जादू, तू मुझे 5 स्टार खिला तब मैं तुझे ये भी सिखा दूंगा। आप कहते हो ना उसको, बेचारे को बेवकूफ़ बनाते हो और कहते हो कि तू गाँव से आया, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तू कहाँ जी रहा है ना, तेरे को तो स्मार्टफोन चलाना नहीं आता। इस टाइप का जो अपने दोस्त जो बेचारा एक थोड़ी सी जिसका इंटेलिजेंस कम होता है, जिसको आप हंसी मजाक के लिए रख लेते हो अपनी ग्रुप में, उसके साथ ऐसा काम करते हो ना, जिस दिन उसको पता चल गया वो भी तुम्हें बेवकूफ़ बना सकता है। तो इस टाइप की जो स्केल और पेपर से हम क्लास में करते हैं वो बेटर आपको समझा सकता है इस पाइप के कंपैरिजन में, है ना। straw is used to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is example of charge body. The force exerted by the charge body on another charge on uncharged body is known as electrostatic force. ऐसी फोर्सेस जिसमें एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी पर फोर्स लगाती है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, एक चार्ज बॉडी जरूरी नहीं है कि दूसरी चार्ज बॉडी पे ही फोर्स लगाए, वो अनचार्ज पे भी लगा सकती है। स्टूडेंट ये ध्यान रखें, ये बात ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है कि ये भी एक तरह की क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब आते हैं हम एक और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल पे जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ओ ग्रेविटेशनल फोर्स से याद आया कुछ, और ग्रेविटेशनल फोर्स ये वही फोर्स है जो किसने ढूंढी थी, न्यूटन अंकल ने। न्यूटन अंकल पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल ऊपर से गिरा और उन्होंने ये सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एप्पल आसमान से जमीन की तरफ गिरा, मतलब हमेशा सारी चीजें ऊपर से नीचे ही क्यों गिरती हैं, है ना। और एप्पल, हम ये सोचते थे काश वो एप्पल न्यूटन के सर पे गिर जाता तो न्यूटन साहब निकल जाते, उनका अंतिम संस्कार हो जाता तो हमें साइंस पढ़ना नहीं पड़ती। लेकिन एप्पल साइड में गिरा न्यूटन अंकल के, तो उनको लगा कि सारी की सारी चीज़ें क्या हुई, अर्थ की तरफ क्यों गिरती हैं, ज़मीन की तरफ क्यों गिरती हैं। वो बैठ गए सोचने के लिए, जब वो बैठ गए सोचने के लिए तो उन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी कर दी, ग्रेविटी की। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की। और क्या बोल सकते हैं आप, अगर मानो ग्रेविटी ना हो, ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो हमारा प्लैनेट अर्थ अप्लाई करता है किसी भी बॉडी में उसको साथ रखने के लिए। तो पता चल रहा था पापा ऑफिस से आते आते उड़ गए, स्पेस में चले गए, मार्स पे मिले पापा आपके, फिर पता चल रहा था आपका कजिन आपके घर में आया था और ग्रेविटी अचानक से खत्म हो गई तो वो जुपिटर पे पहुंच गए। क्योंकि हो सकता है ना, अगर ये आपकी अर्थ ग्रेविटी की वजह से जिन बॉडीज को बाइंड कर पकड़ कर अट्रैक्ट करके रख रही है, अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगी स्टूडेंट्स अर्थ, तो पता चल रहा है ये शेप और ये बिल्डिंग, ये सारी चीजें और ये प्लांट और ये आपके साइंस के टीचर और आपके मैथ के टीचर, पता चल रहा है अभी अर्थ पे थे, शाम को मार्स पे पहुंच गए। तो ये वो फोर्स है जो क्या करती है, सारी की सारी बॉडीज को क्या करके रखती है, अट्रैक्ट करके रखती है अर्थ की तरफ, अट्रैक्ट करके रखती है अर्थ की तरफ। तो हम आगे देखेंगे, everything fall on the ground when a coin is held in your hand it at rest as soon as released it is moved downward। हमने यही देखा ना कि डाउनवर्ड क्यों मूव करता है कॉइन, क्योंकि उस पे क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट और अ थिंग fall towards the earth because it pull them, this force is called the force of gravity। और ग्रेविटी की डिस्कवरी न्यूटन अंकल ने करी थी। दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। हमेशा जो हमारा सन के अराउंड हमारा प्लैनेट अर्थ घूम रहा है और बाकी 9 प्लैनेट भी घूम रहे हैं स्टूडेंट सोलर सिस्टम में, ये कौन सी फोर्स की वजह से घूम रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। This is attractive force. The force of gravity act on all objects. The force of gravity act on all of us all time without being aware of it। आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कि आप पे ग्रेविटी लग रही है, लेकिन आप पे ग्रेविटी लगती है जिसकी वजह से आप क्या हो, आप अट्रैक्ट करे हुए हो अर्थ की तरफ, आप उड़ के बाहर नहीं जा रहे, है ना। अच्छा, एक सवाल और आप अपने साइंस टीचर से पूछ सकते हैं, भाई साहब जब एप्पल ज़मीन पे गिरा तो न्यूटन ने पहली बार देखा कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, ज़मीन की तरफ गिर रही थी। न्यूटन जब सुसु करता था तब भी तो जमीन पे गिरती थी, लेकिन उसने जब नहीं सोचा, है ना। आप अपने टीचर से ये क्वेश्चन कर सकते थे, है ना। नहीं, क्यों, न्यूटन ने उस बार जब उसकी अकल ही नहीं थी, उसने ये सोचा ऐसा होता होगा, जैसे आप बचपन में बोलते थे मान ले ऐसा होता था, बाद में पढ़ेंगे अपन हायर क्लासेस में। लेकिन जब न्यूटन अंकल कॉलेज में आए तो उन्होंने सोचा नहीं ऐसा क्यों होता है, अभी तक मैं इतना पढ़ चुका हूँ मुझे कुछ भी नहीं मिला, और मेरे टीचर बोल रहे थे बाद में पढ़ोगे। कुल मिला कि वो कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बना रहे थे न्यूटन के टीचर, उसको अगली क्लास में पढ़ोगे, क्योंकि उनको आता नहीं था शायद। तो न्यूटन ने सोचा नहीं मैं डिस्कवर करूंगा, मैं देखूंगा आखिर क्या, सारी किताबें ढूंढी किसी में भी पता नहीं चला, तो उन्होंने कहा ये तो कुछ फंडा ही अलग है, तो उन्होंने खुद ने काम करा और खुद ने डिस्कवर करा। आप भी ये कर सकते हैं, आप न्यूटन को बुरा भला कहने की जगह आप भी ऐसी कोई नई चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं। टीचर से पूछें, टीचर से आप अगर पूछते हैं और आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, मतलब ऐसा आंसर नहीं मिलता जिससे आप संतुष्ट हैं, तो आप उस पर खुद रिसर्च कर सकते हैं, खुद ढूंढ सकते हैं, क्यों आप टीचर की बात मान, है ना। तो आप जब तक आप अपने आप को क्या कर लें, सेटिस्फाई ना कर लें, संतुष्ट ना करें, उस चीज़ के बारे में ढूंढ लें, समझ लें उसको, जब तक आपको समझ में ना आए। अब हम चलते हैं, ये भी पता है कि आपको क्या है, एक तरह की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर आते हैं हम किस पे, एक पैराग्राफ दिया है जनरल है ये आप पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं प्रेशर पे। प्रेशर क्या है,
स्ट्रॉन्ग विंड ड्यूरिंग द स्टॉर्म और द साइक्लोन कैन ब्लो एनी ऑफ द रूफ टॉप यू। हाँ, जब हवाएं चलती हैं, अभी आपने देखा था ना 8 मंथ पहले बंगाल में क्या हुआ था, पूरे के पूरे लोगों की छतें रूफ टॉप उड़ गए थे क्योंकि एक बहुत खतरनाक तूफान आया था। यू ऑल्सो हैव लर्न द विंड एंड द साइक्लोन आर कॉज्ड बाय द डिफरेंसेस इन द एयर प्रेशर। और आपको ये भी जानकर अचंभित होंगे, हैरान होंगे, अमेज्ड होंगे कि जो आपके साइक्लोन्स हैं, क्या साइक्लोन्स हैं, ये किस वजह से क्रिएट होते हैं? ये प्रेशर के डिफरेंस से क्रिएट होते हैं। किससे? प्रेशर के डिफरेंस से क्रिएट होते हैं। तो हमने क्या देखा था? प्रेशर के बारे में देखा था, फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। मतलब एक छोटे से पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है, किसी भी एरिया पे अगर फोर्स लग रही है, उस एरिया के छोटे से पॉइंट पे जितनी फोर्स लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। मतलब अगर 100 लोग हैं, उनमें अगर आपने 200 चॉकलेट्स बांटी तो एक आदमी को कितनी मिली? 2 चॉकलेट्स। ऐसे ही अगर आपने किसी भी एरिया में फोर्स लगाया है तो एक छोटे से पॉइंट पे कितनी फोर्स लग रही है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर। और प्रेशर को फॉर एग्जांपल फॉर्मूले के फॉर्म में क्या बोलते हैं? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। जितना फोर्स है उसको सारे को एरिया से डिवाइड कर देते हैं। ये कॉमन एग्जांपल है, आपको जैसे बताया कि प्रेशर हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जो साइक्लोन्स होते हैं या तूफान होते हैं, समुद्री तूफान, ये किस वजह से क्रिएट होते हैं? प्रेशर डिफरेंस की वजह से। हाँ, फॉर एग्जांपल आप जो बाजार से कील लाते हो उसको आप पॉइंटेड हेड से ठोकते हो, ना कि हेड साइड से जहां पर मोटा है या ब्रॉड है, क्योंकि ठोकने में आसानी या उसको प्लेस करने में वुड के अंदर आपको प्रॉब्लम कब नहीं आती? जब आप शार्प एंड से उसको बीट करते हो या पुश करते हो किसी भी वुड के पीस के अंदर। तो ये बात समझ लें स्टूडेंट्स, हमारे लिए प्रेशर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेशर को ऐसे समझें कि जितना कम सरफेस एरिया होगा, जितना कम सरफेस एरिया मतलब कोई भी चीज़ पे अगर फोर्स लगा रहे हो उसका एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जब एरिया कम होगा तो जितनी भी फोर्स आप लगाओगे वो छोटे से एरिया में लगेगी। जब एरिया कम होगा, जैसे आप देखें ये पॉइंटेड एंड है, जब एरिया कम होगा तो ऊपर से आप जितनी भी फोर्स लगाओगे सारी की सारी कहाँ जाएगी? डायरेक्ट उस पॉइंट पे जाएगी। इसीलिए हम किसी चीज़ को अगर हमको पेनिट्रेट कराना है या किसी के अंदर घुपाना है, जैसे चाकू मार देता है हीरो मूवीज़ में, तो क्या करते हैं? उनके एंड क्या होते हैं? शार्प होते हैं। कोई भी चीज़ को आपको दूसरी बॉडी के अंदर डालना है तो उनके एंड जो क्या करते हैं? अपन पॉइंटेड बनाते हैं, क्योंकि आप जितनी भी फोर्स लगाओगे वो सारी की सारी कहाँ जाएगी? एक ही पॉइंट पर जाएगी। जब एक ही पॉइंट पर जाएगी तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो हम ये समझते हैं जिनका भी एरिया कम होगा भी उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। इसमें बहुत से एग्जाम्पल दिए हैं। हाँ, जैसे आपका शार्प नाइफ होगा, मतलब अच्छा शार्प नाइफ होगा तो आसानी से काट सकोगे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा लग रहा होगा। ब्रॉड नाइफ मतलब ऐसा बेकार सा चाकू होगा जिसकी धार बीच में से अलग अलग जगह से टूटी हुई होगी, तो एरिया क्या होगा? जब ब्रॉड नाइफ होगा तो एरिया ज़्यादा होगा, जब एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा, है ना। हाँ, जो भी चीज़ पे हम जैसे पॉइंटेड नेल होती है या पेपर पेन होती है, सब देखी होंगी, ये सब पॉइंटेड इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि हम ज़्यादा फोर्स लगा सकें। द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। देखो इसमें फॉर्मूला भी दिया जो हम बात कर रहे थे। तो ये सारे के सारे फिनोमेना इसलिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम ये देख लें कि अगर हम चाहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुलीज को, वो अपने सर के नीचे क्या रखते हैं? कपड़ा रखते हैं। कपड़ा इसलिए रखते हैं ताकि उनके सर पे जो फोर्स लग रही है, जो भी वो सामान उठा रहे हैं जिसकी वजह से फोर्स लग रही है, वो क्या लगे? कम लगे। देखो आप ये देखें, एक मिनट में आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों करते हैं। हमने देखा प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। मतलब जब प्रेशर जो है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इनवर्सली रिलेटेड। मतलब प्रेशर और एरिया का रिलेशन कैसा है? रिलेशन मतलब ताल्लुकात, है ना। रिलेशनशिप समझते हो कैसा है? उल्टा है। मतलब जब आप एरिया बढ़ाओगे स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा तो न्यूमरेटर तो उतना ही है, मतलब कोई भी वैल्यू हो न्यूमरेटर की। जब बड़ा डिनोमिनेटर डिवाइड करेगा फोर्स को तो आंसर क्या आएगा? हमेशा छोटा आएगा। तो मतलब प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन यही दूसरा एग्जाम्पल देखें आप, यहां पर आपने एरिया क्या कर दिया? एरिया कम कर दिया। जब एरिया कम कर दिया तो डिनोमिनेटर क्या हुआ? छोटा। जब छोटा डिनोमिनेटर ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा तो आंसर क्या आएगा? बड़ा आएगा। आंसर जब बड़ा आएगा स्टूडेंट तो प्रेशर क्या होगा? बड़ा होगा। ये समझे आप? तो इस तरह से रिलेटेड है। बहुत सी जगह आप क्या करते हो, पुलिस क्या करते हैं अपनी वो एक टर्बन टाइप की बनाते हैं। टर्बन मतलब टर्बन टाइप की बनाते हैं। तो वो पगड़ी बनाते हैं जिसको बोलते हैं, वो सर पे रख लेते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। जब सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं तो स्टूडेंट्स प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। ये सारे एग्जांपल हैं। दैट एरिया इज द डिनोमिनेटर, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ। स्मॉलर द एरिया द प्रेशर ऑन द सेम सरफेस। जैसे शोल्डर बैग जो होते हैं, शोल्डर पे जो आप बैग टांगते हो या आप स्कूल जो बैग लेके जाते हो, उनके ऊपर के पोर्शन क्या होते हैं? ब्रॉड होते हैं। ब्रॉड इसलिए होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं ताकि आपके शोल्डर पे प्रेशर कम लगे। जब प्रेशर कम लगेगा तो आपको वजन भी कम फील होगा। हाँ, डू लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर? यस, लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। हमको कुछ नहीं करना, हमको एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट यहाँ दिया है। रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बल्जेस एंड द शीट ऑफ द वाटर, हाइट ऑफ द वाटर। ये देख लें। ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब लेना है 25 सेंटीमीटर, पाइप लेना 25 सेंटीमीटर का और डायमीटर लेना है उसमें 5 to 7 पॉइंट स्ट्रेच ऑफ रबर शीट लेना है। शीट बल्जेस ऑफ वाटर कॉलम। ये सारा एक्सपेरिमेंट। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ द कॉलम और द रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्जिंग इन द रबर शीट। अरे यार, क्यों इतना घूमे हम इनकी बातें सुन के? हम कुछ नहीं करेंगे। एक पाइप लेंगे ट्रांसपेरेंट और 2 पाइप ऐसे लेंगे हैं जो सेम ही, जिनकी होल का साइज क्या हो? सेम हो। उसमें क्या कर देंगे हम? दो बलून लाएंगे,
दो बलून कैसे लाएंगे, एक बलून इसमें नीचे लगा देंगे, एक नीचे लगा देंगे, एक में कम पानी भरेंगे और एक में ज़्यादा पानी भरेंगे। अब जिसमें ज़्यादा पानी भरेंगे उसके बलून में ज़्यादा प्रेशर दिखेगा, मतलब वो बलून मोटा ताज़ा दिखेगा, मतलब वो फैला हुआ दिखेगा, मतलब उसके अंदर पानी ज़्यादा दिखेगा। मतलब इससे ये पता चला स्टूडेंट्स, आप ये समझ सकते हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि जिसमें पानी ज़्यादा भरा हुआ है उसके उस बलून के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। मतलब जो लिक्विड भी क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, लेकिन लिक्विड का प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, हाइट ऑफ द वाटर कॉलम पे। हाइट ऑफ द वाटर कॉलम पे मतलब जितनी ज़्यादा हाइट होगी वाटर की उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। लेकिन दूसरा काम क्या है, जहाँ पानी कम है वहाँ बलून क्या है, कम मोटा होगा, कम फैलेगा, है ना। मतलब जहां पर हाइट कम होगी वाटर कॉलम की वहां पर क्या होगा, वहां पर प्रेशर और कम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसा ही ग्लास ट्यूब में दिया है, वहां पर उन्होंने ग्लास ट्यूब लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। हाँ, इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि आपको एक बॉटल लेना है, बॉटल में एक पाइप लगाना है किसी भी जगह पर और उस पाइप से बलून कनेक्ट कर देना है। तो उससे आपको ये पता चलेगा स्टूडेंट्स की जो लिक्विड है वो कंटेनर के वॉल पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। मतलब ऐसा कैसा, मतलब जो भी लिक्विड आप किसी भी कंटेनर में भरेंगे वो लिक्विड क्या करेगा, वो लिक्विड उनकी वॉल्स पे भी फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये देखो पाइप से निकल के वाटर जो है वो लिक्विड है वो बलून्स में भर रहा है, इसका मतलब लिक्विड वॉल पे भी फोर्स लगा रहा है। देन द वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर, इससे पता चल रहा है। दूसरी चीज क्या है, एक और है, आप देखें एक ही हाइट पे वाटर बॉटल में पानी भरकर एक ही हाइट पर अगर छेद कर देते हैं, द लिक्विड एक्सर्ट द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जब अगर एक हाइट पे ही आप छेद कर देते हैं तो लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। हाँ, तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि जब हाइट सेम होगी, जब क्या होगी, लिक्विड कॉलम की हाइट सेम होगी तो उस पोर्शन पे क्या होगा, अगर आप हाइट h लेते हो, हाइट h पे यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, तो सबका प्रेशर क्या होगा, सेम। मतलब ये सिंपल से समझ लो कि यहाँ से जहाँ से पानी भरा है, चाहे मैं होल यहाँ बना दूँ, चाहे यहाँ बना दूँ, चाहे यहाँ बना दूँ, चाहे उधर बना दूँ, सबका प्रेशर क्या होगा, सेम। मतलब सेम हाइट पर सेम प्रेशर होगा, सेम हाइट पे सेम प्रेशर होगा, सेम हाइट पे क्या होगा, सेम प्रेशर होगा। अब आते हैं एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। हाँ, अब ये तो लिक्विड की बात खत्म हुई। जब आते हैं हम किस पे, जब हम एयर पे आते हैं तो एयर क्या होती है, एयर चारों तरफ प्रेशर लगाती है। जैसे आपने बलून में एयर भरी होगी तो आपने देखा होगा कि बलून चारों तरफ से फूल जाता है, मतलब है ना, बल्ज हो जाता है या क्या बोलते हैं, एक्सपैंड हो जाता है। गैस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, जिस भी चीज़ में आप गैस को भरते हो वो उसमें क्या लगाता है, फोर्स लगाता है ना, फोर्स लगाता है। जैसे आप किसी पॉलीथीन में हवा को भरते हो तो पॉलीथीन क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है चारों तरफ से। दूसरी चीज़, अब आते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है, दिस इज द एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड टू फ्यू मेनी किलोमीटर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखें, आपको ये लगेगा, आपने ये सुना होगा आसपास आपके एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन और सल्फाइड, नाइट्रोजन, डैश 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 सब कुछ है। लेकिन आपने कभी सोचा आपके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, आपके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। ये जो हवा आइनोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर तक भरी हुई है, ट्रोपोस्फीयर तक, सॉरी ट्रोपोस और स्ट्रेटोस्फीयर तक आपके सर के ऊपर अब हवा है, हवा मतलब एयर है। आपको इस हवा का वजन भी तो लग रहा होगा, मतलब इस एटमॉस्फेयर में जितनी एयर जो आपके सर के ऊपर है वो ऐसी होगी कि जैसे आपके ऊपर किसी ने हवा का वजन रख दिया हो। सिंपल सी बात ये समझे, जितना भी एयर का कॉलम आपके सर के ऊपर होगा उस सारे का वजन आपके सर पे ही तो लग रहा है, आपकी बॉडी पे ही तो लग रहा है ना। तो ये क्या, ये पूरी की पूरी एयर कॉलम का वजन क्या होगा, मान लिया F होगा, इसकी वजह से इस एयर कॉलम की वजह से फोर्स क्या लग रहा होगा, F लग रहा होगा। F जब फोर्स लग रहा होगा और आप उसको अपने एरिया से, अपने सर के एरिया से, जितना सर का एरिया उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा प्रेशर। आपको वो प्रेशर मिलेगा जो आपके सर पे लग रहा है, सर पे मतलब आपकी पूरी बॉडी पे लग रहा है, जिसकी वजह से आपको किसी चीज़ ने ऊपर से दबा के रखा है अर्थ की तरफ। मतलब ग्रेविटी के साथ साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी रिस्पॉन्सिबल है आपको, जो अर्थ से बाहर नहीं जाने दे रहा है ना, जो आपको चांद तक जाने में रोक रहा है। मतलब वो क्या है, पहली चीज़ तो ग्रेविटी जो अट्रैक्ट करके रख रही है, और दूसरा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉलम जो आपको दबा के रख रहा है ना। तो ये प्रेशर जो आपने निकाला है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हर इंडिविजुअल, बकरी हो, बैल हो, गाय हो, सब पे ये प्रेशर लग रहा है। ये रबड़ सकर देखे होंगे जो आपने कांच की टेबलों के नीचे रखे हैं। टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ रबड़ सकर, और आप क्या कर सकते हो, रबर सकर इज प्रेस्ड ऑन अ सरफेस व्हेन मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन द कप एंड द सरफेस इज एस्केप आउट। जब आप एयर सकर को रख के प्रेस कर देते हो तो जिसकी वजह से क्या होता है, जितनी भी एयर उस कप के अंदर होती थी वो सारी निकल जाती है। और सकर क्या करता था, सकर अटैच हो जाता था ग्लास से। जब अटैच हो जाता था ग्लास से तो जिसकी वजह से उस सकर के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता था। जब उस सकर के ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगता है स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत हार्ड होता है उसको मूव करना। जब उसको बहुत हार्ड होता है मूव करना उसका, तो आप उसको ज़्यादा फोर्स लगाने पर, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने पर क्या कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे। जब रिमूव कर सकते थे तो तब आपको पता चल रहा है ये जो फोर्स है, ये जो आप लगा रहे हो, जो आपको मूव करने में मदद कर रही है, यही कौन सी फोर्स है, यही फोर्स कौन सी है, ये वो फोर्स है जिसको आप बोल रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स है ये, जो आप किसी भी सकर पर लगा रहे हो जिसकी वजह से वो मूव कर रही है ना। अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ग्रेविटी की वजह से मास इतना। ये देख लीजिए, ये चाचा खड़े हैं भाई साहब। हाँ, इसमें एक एग्जांपल दिया है, जैसे ऑटो वन ग्रुक लिया, जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने 17वीं सेंचुरी के अंदर एक डिवाइस बनाया। एक डिवाइस ऐसा बनाया कि स्टूडेंट्स को क्या करते थे, अंदर से एयर रिमूव कर देते थे। जब अंदर से एयर रिमूव कर देते थे किसी भी चीज़ के अंदर तो क्या बन जाता है, जब किसी भी बॉडी के अंदर से एयर रिमूव कर देते हैं तो क्या बनता है, वैक्यूम।
मतलब वैक्यूम कब बनता है? आपने सुना होगा वैक्यूम, वैक्यूम क्लीनर, वैक्यूम फलाना, वैक्यूम दैट। आप किसी भी बॉडी के अंदर से पूरी की पूरी एयर निकाल देते हो तो उसके अंदर क्या बन जाता है? वैक्यूम। उन्होंने क्या करा, एक डिवाइस बनाया जिससे एक मेटेलिक स्फीयर लिया, उन मेटेलिक स्फीयर के अंदर से एयर निकाल दी। जब एयर निकाल दी तो आप ध्यान रखें कि ये जो दो मेटेलिक हेमिस्फीयर हैं ये अटैच नहीं है। ये क्या है? अटैच नहीं है। इन्होंने इन दोनों को चिपकाया और बीच में से क्या निकाल दिया? बीच में से एयर निकाल दिया, तो वैक्यूम क्रिएट हो गया। जब वैक्यूम क्रिएट हो गया तो इन्होंने क्या करे, ओहो, इन्होंने घोड़े बांधे। कितने घोड़े? इन्होंने 10-15 घोड़े इधर बांधे, 10-15 इधर, 8-8, 10-15 नहीं, 8-8 हॉर्सेस दोनों तरफ बांधे, और दोनों तरफ बांधने के बाद घोड़े से कहा दौड़ जाओ। जब घोड़े दौड़े तो क्या हुआ? वो जो हेमिस्फीयर दोनों अटैच थे वो नहीं निकले। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किसकी कितनी ताकत है, वैक्यूम की कितनी ज़्यादा पावर है। मतलब 8 घोड़े इधर 8 घोड़े इधर, दोनों मिल करके भी उस वैक्यूम को भी तोड़ नहीं पा रहे। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना, यहाँ हुआ चैप्टर खत्म। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय। पता आपको बबलों की तरह चिल्लाए।